हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोर शोर से जारी रख रहे होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि ये आपके भाई की क्लास है। जैसा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज को कई सारे एमसीक्यूज रहेंगे पूरे चैप्टर में से। पिछला वीडियो अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कहीं ना कहीं इसमें प्रैक्टिस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यह पूछ रहा है कि द डांडी मार्च एंडेड एट। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कहीं ना कहीं डांडी मार्च से ही रिलेटेड था, यानी कि सॉल्ट मार्च से ही रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि डांडी मार्च को सॉल्ट मार्च के भी नाम से जानते हैं। और मैंने आपको यह बताया था पिछले वीडियो में कि कहीं ना कहीं जो 12 मार्च 1930 का जो डेट है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है और अल्टीमेटली 6 अप्रैल 1930 को डांडी नाम का प्लेस है, वहां पे ये डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च खत्म होता है। ये डांडी मार्च ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया जाता है महात्मा गांधी की लीडरशिप में। सॉल्ट को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि सॉल्ट उस समय का एक ऐसा कमोडिटी था, एक ऐसा आइटम था जो कि पूरे देश के सभी सेक्शंस ऑफ पीपल इक्वली इस्तेमाल करते थे, अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते थे, खाना बनाते समय इस्तेमाल करते थे। तो इसी वजह से सॉल्ट मार्च को चुना गया था। सॉल्ट के ऊपर जो मोनोपोली प्रेजेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सॉल्ट के ऊपर जो ड्यूटीज और अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे, इसकी वजह से सॉल्ट उस समय काफी ज्यादा महंगा था। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ही कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की लीडरशिप में डांडी मार्च ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया गया था। और यह ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रॉम 12 मार्च 1930। इसमें बोला जाता है कि 380 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग कवर किया गया था। महात्मा गांधी और उनके साथ 78 फॉलोअर्स जो थे उस मार्च में, उनके द्वारा ये कवर किया गया था डिस्टेंस 380 किलोमीटर के लगभग इन अ टाइम स्पैन ऑफ 24 डेज। और अल्टीमेटली हमको देखने को मिलता है कि 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च डांडी नामक प्लेस पर खत्म होता है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू होता है और डांडी में खत्म होता है डांडी मार्च। ये हमको देखने को मिलता है। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन इन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 स्टेजेस में। एक स्टेज तो 1930 से 1932 तक चलता है, जो कि हमारा पहला फेज था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। पहला फेज कहीं ना कहीं 1930 से 1932 तक चलता है। दूसरा फेज कहीं ना कहीं 1932 से 1934 तक चलता है। अब यहां पर बात यह उठती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर बीच में सस्पेंड क्यों किया जाता है। असल में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किस लिए होता है यह समझना हमें जरूरी है। इस चीज के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है वास्तव में क्योंकि महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी इनवाइट करने का इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930, लेकिन वो इस चीज में अनसक्सेसफुल रहते हैं, इस चीज में उनको सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको देखने को मिलता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है लंदन में, उसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। हालांकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स और इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नहीं रहने की वजह से यह बोला जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जैसे बिना दूल्हे की बारात। ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं महात्मा गांधी, उनके बिना नॉन कॉपरेशन, उनके बिना से ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये बिल्कुल बिना दूल्हे की बारात की तरह से। तो इसीलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपने ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अल्टीमेटली हमको देखने को यह मिलता है क्योंकि 1930 से ही नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया जा चुका था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इसमें हमको सभी सेक्शंस ऑफ पीपल का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, लेकिन
इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमको देखने को मिलता है, सारी वुमेन सभी सेक्शन से पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिवली ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1930। लेकिन 1932 में ये इसलिए सस्पेंड, बल्कि आप कह सकते हैं 1931 के लास्ट में ये इसलिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी कहीं ना कहीं अग्री हो जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज गोइंग टू हैपन इन लंदन, और वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। एक जहाज का इस्तेमाल करते हैं, एसएस राजपूताना, उस जहाज के सहारे वो लंदन जाते हैं, पानी का जहाज था वो। और 1931 के लास्ट में हमको देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला फेज सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब वो खाली हाथ वहां से आते हैं तो उनको ये देखने को मिलता है कि उनको, इंडियंस को ये देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी को हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, वो पूरी तरह से खालियात आए हैं, यानी कि उनको किसी भी तरह से आश्वासन नहीं दिया गया है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब दिया जाएगा। तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज जो है 1932 में स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली वो 1934 तक चलता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह पूछ रहा है, द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय। मैंने आपको यह बोला था कि खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था दो मुस्लिम लीडर्स के लीडरशिप में, और वो दो मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों के लीडरशिप में ये खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, इनसे बराबर कांटेक्ट में थे महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो वो एक एंगर का फीलिंग देख रहे थे, वो इस एंगर की फीलिंग को इस्तेमाल करना चाहते थे टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द इंडियंस, पर्टिकुलरली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि टर्की के ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर थे, जो रूलर थे, जिनको खलीफा का टाइटल दिया गया था, उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की के बहुत बुरी तरह से हारने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उनके साथ बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इससे पूरी दुनिया की मुस्लिम्स काफी ज्यादा गुस्सा थे, जिसमें इंडिया की मुस्लिम्स भी शामिल थे, और इसी वजह से इंडिया में हमको देखने को मिलता है अल्टीमेटली इन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट की भी शुरुआत की जाती है, और इसको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हु डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग। आंध्र प्रदेश के एक आप कह सकते हैं एक आर्किटेक्ट थे उस वक्त, पिंगाली वेंकैया। उनके द्वारा देखा जाता है कि अल्टीमेटली जो इंडिया आज के डेट में जो स्वराज फ्लैग इस्तेमाल करती है, जो नेशनल फ्लैग इस्तेमाल करती है इंडिया आज के डेट में, जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने कई सारे ऑफिशियल फंक्शंस के लिए काफी समय पर नेशनल फ्लैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है हमारा तिरंगा। तो उसका जो आज के डेट में हम डिजाइन देख रहे हैं, जिसमें कि हमको 3 अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं और बीच में एक अशोक चक्र देखने को मिलता है, जिसमें 24 स्पोक्स शामिल है। ये जो पूरा का पूरा नेशनल फ्लैग है, जिसे स्वराज फ्लैग का नाम यहां पर दिया गया है, इस स्वराज फ्लैग को डिजाइन करने वाले पर्सन थे आंध्र प्रदेश के एक आर्किटेक्ट उस वक्त के, जिनका नाम था पिंगाली वेंकैया। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड फायरिंग एट जलियांवाला बाग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है कि जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो उस वक्त 1919 में पंजाब पुलिस के पुलिस जनरल थे, वो अपनी ट्रूप्स के साथ, अपने पुलिस लोगों के साथ जाते हैं, पहुंचते हैं इन द जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919। जब उनको यह सूचना मिलती है कि जलियांवाला बाग में कई सारे लोग इकट्ठा हैं फॉर सेलिब्रेटिंग द बैसाखी फेस्टिवल, और जनरल डायर को यह लगता है कि उन्होंने जब मार्शल लॉ पूरे पंजाब में इंपोज किया था ऑन 10 अप्रैल 1919, ये लोग कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मार्शल लॉ में यह क्लियर कहा जाता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल रेगिनाल्ड डायर की
अंडर हमको देखने को मिलता है कि पुलिस फायर करना शुरू कर देती है। जनरल डायर ऑर्डर देते हैं पुलिस को, जो पुलिस उनके साथ जलियांवाला बाग पहुंची थी उनको ऑर्डर देते हैं ओपन फायर करने के लिए। और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जलियांवाला बाग मैसेकर हमको 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन। असल में क्या हुआ था, जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियंस के साथ एक प्रॉमिस किया गया था, उनको एक भरोसा दिया गया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम आपके देश को फ्री कर देंगे। उसी तरह से उन्होंने 1927 में हमको देखने को मिलता है कि एक तरह का वादा किया था उन्होंने सेम तरह का। और 1927 में हमको देखने को मिलता है कि एक साइमन कमीशन अराइव होती है इंडिया में कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म किया जाए इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, या हम कह सकते हैं इंडिया के मिनिस्टर्स को किस तरह से ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है इन द इंडियन गवर्नमेंट। इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इसके ऊपर काफी सारे रिकमेंडेशंस देने के लिए, काफी सारे सुझाव देने के लिए एक पर्सन के अंडर में साइमन कमीशन बनाया जाता है। उस पर्सन का नाम था सर जॉन साइमन। असल में 8 नवंबर 1927 को देखने को मिलता है ब्रिटेन में इसी चीज के लिए जो उन्होंने भरोसा दिलाया था, जो उन्होंने वादा किया था इंडियन से फ्री करने का या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में फॉर्म करने का। इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में इंडियन मिनिस्टर्स को कैसे कैसे शामिल किया जाएगा, उनको कैसे कैसे अधिक से अधिक शक्तियां दी जाएंगी, ये सब डिस्कस करने के लिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था अंडर सर जॉन साइमन। उसी कमेटी को नाम दिया गया साइमन कमीशन और वो अराइव होता है इंडिया में इन कुछ किताबों में 1927 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1928 लिखा हुआ है, लेकिन 1928 इसका और भी ज्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर 1927 को कहीं ना कहीं ये कमेटी जो है फॉर्म की गई थी, लेकिन तब ये ब्रिटेन में फॉर्म की गई थी। ये कमेटी जब इंडिया में आती है तब तक 1928 का फरवरी मार्च हो जाता है। फरवरी मार्च इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय कोई ऐसे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आज हम देखते हैं रेलवेज की तरह से, एयरवेज की तरह से, ऐसे कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो प्रेजेंट थे नहीं। तो ब्रिटेन से इंडिया में आने के लिए टाइम तो लगना ही था। तो इसीलिए 8 नवंबर को ब्रिटेन में ये कमेटी अपॉइंट हुई थी, ये कमीशन अपॉइंट हुआ था और फरवरी से मार्च 1928 में हमको देखने को मिलता है कि ये कमीशन इंडिया में अराइव होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड इन। असल में मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी, उसका हर साल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सेशन का मतलब क्या है? हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स शामिल होते थे, सारे सपोर्टर्स शामिल होते थे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहते थे। इसी तरह से हमको देखने को मिलता है कि 1929 में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कांग्रेस पार्टी का इन लाहौर, लेकिन उसमें हमको देखने को मिलता है कि एक डिस्कशन शुरू होता है फॉर अचीविंग पूर्ण स्वराज, यानी कि फॉर अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यह डिस्कशन वास्तव में इसलिए शुरू होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगातार डिमांड किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा इंडिया को फ्री करने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बहाना करके, कभी कुछ ना कुछ बहाना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार नहीं थे इंडिया को। इसीलिए अल्टीमेटली इन द 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज फाइनली डिसाइडेड दैट द पूर्ण स्वराज विल बी अल्टीमेटली फॉर्म्ड एज अ रेजोल्यूशन। एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के इस सेशन में जो 1929 में लाहौर में हो रहा है। यहां पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और उस प्रस्ताव का टाइटल होगा पूर्ण स्वराज। इसीलिए बोला जाता है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन या कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1929, क्योंकि 1929 के पहले कुछ इंडियंस के बारे में देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो ये चीज कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया की भलाई के लिए इंडिया में ही रहना चाहिए,
लेकिन 1929 तक आते आते एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया जिसमें सारे इंडियंस के द्वारा यह माना गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी व्यक्ति को अब हम इंडिया में नहीं रहने देंगे। अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आप हमारे देश को हमारे हाथों में हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस चुपचाप अपने देश में जाइए, आपको यहां पे किसी ने नहीं बुलाया रहने के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1929। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1930 से 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होते हैं लंदन में। असल में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं? इंडिया को किस तरह से इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म किया जाएगा, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और कहीं ना कहीं इंडिया की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस वक्त, उन सबके इंपॉर्टेंट लीडर्स, उन सबको इनवाइट किया जाता है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और अलग अलग मैटर्स पे डिस्कस करने के लिए कि इंडिया को किस तरह से फ्रीडम दिया जाए, इंडिपेंडेंस दिया जाए, या इस पे डिस्कस करें कि इंडिया में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए कई सारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन लंदन फ्रॉम 1930 टू 1932। और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में ही लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी, जो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जैसे आज आपने बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा है, ऐसे और भी कई सारे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर जो बनाए जाएंगे, उनको देखते रहने के लिए जुड़े रहिए शिक्षा नेशन के अमेजिंग यूट्यूब चैनल के साथ। और इस वीडियो को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इसको पसंद जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।